हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने बात कर लिया है टोटल चैप्टर नंबर। देखो आपको क्या सामने क्या दिख रहा है, डायरेक्टिंग। इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स हैं सबको कर लिया। तो हमने अभी एक आपको फंक्शंस पढ़ा रहा था क्या, कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 5 चीज़ें थी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। ये तीनों चैप्टर हमने कवर कर लिया है। इसके पहले 3 चैप्टर थे कि मैनेजमेंट का पहले बारे में बात पूछा गया था, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था एंड फिर बिजनेस इन्वायरमेंट करके था। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो हमारा कौन सा चैप्टर ये 7वां। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में पूरे क्लास 12 के बिजनेस कवर कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट के, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर पहले पढ़ना क्या है वो जान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स के बारे में देखना है। एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन है, ठीक है, सुपरवाइजन है और भी लीडरशिप है, तो वो सब चीज़ें हैं। फिर इसका आता है रोल ऑफ सुपरवाइजर एंड इट्स इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। नेचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या नेचर होता है, किस तरीके का मोशन होता है। ठीक है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की स्टाइल कौन सी होती है, कम्युनिकेशन एंड इट्स बैरियर। तो ये सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, रिफर्स द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल्स। तो पहला वर्ड क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, लोगों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना, किस तरीके से उनको काम करना है, उसको गाइडिंग करना। तो इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, उनके विचारों को सोच विचार करके देखना, उनके विचार, उनसे बातचीत करना, पर्सनली बातचीत करना, इस तरीके से मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना। लीडिंग, उनको लीडिंग क्या करना, उनके इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर्स को इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन गोल है, उसको पाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही होती। इनिशिएट्स एक्शंस, क्या क्या इनिशिएट्स एक्शन है इसके अंदर। मैनेजर्स गेट द वर्क डन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग डायरेक्शन। तो कैसे काम करता है, जैसे अपने घर में भी होता है, हमको कोई काम करना होता है तो कैसे आप लोग करते हो। हमारे जो फादर है, जो पेरेंट्स है, वो क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं या फिर बोलते हैं, आपको डायरेक्शन के देते हैं कि चलो ऐसे काम कर लो, वो परफॉर्म किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं आपको और क्वेश्चन लगाते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन मिलता है तब जाकर के काम क्या करता है, इनिशिएट हो पाता है या फिर काम हो पाता है। ठीक है, दूसरा, टेक्स प्लेस एट द एवरी लेवल। तो पहला याद रखना है क्या है, ये एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल पे ये अवेलेबल होता है। द परवेसिव फंक्शंस एज इट परफॉर्म फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू द सुपरवाइजर्स। मतलब क्या कि जो टॉप लेवल पे अधिकारी हैं उनके भी और जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं उन सब में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। आज क्यों ऐसा हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शंस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ इतनी बात नहीं होती कि आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ उनको बोल दिया है तो वो काम होने लगेगा, नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर उसका सुपरविजन करते रहने का देखना पड़ेगा कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनिशिएट्स एट द टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम लेवल। कहाँ से, एक पिरामिड आपने को बताया यहाँ से ऐसे बनता था, ऊपर में क्या होता था सर, ऊपर में होता था हमारा टॉप, फिर मिडल, फिर लोअर, यही लेवल था। तो क्या बोला, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन फ्लो होता है, तो टॉप से बॉटम की तरफ ये आ रहा होता है। ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंस में देखो, वही चीज़ इंपॉर्टेंस के अंदर भी हमारे सामने दिखेंगी। पहला क्या कर रहा है, इनिशिएट एक्शंस। तो अब एक नंबर का क्वेश्चन सीयूटी के लिए भी बता देता हूँ और यहाँ पर भी बता देता हूँ। अगर इन केस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो काम को एक्चुअल में स्टार्ट करता है,
या फिर जहाँ से एक्चुअल में वर्क ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होती है, तो डायरेक्शन होता है जो क्या करता है, एक्चुअल में वर्क्स को स्टार्ट करवाता है। अगर डायरेक्शन, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, लेकिन जब तक डायरेक्टिंग नहीं होगी तब तक काम को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो काम को इनिशिएट करने का, एक्शन में लाने का काम किसका होता है, वो होता है हमारे डायरेक्टिंग का। ठीक है, इनेबल्स एम्प्लॉयज टू इनिशिएट एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको पाने के लिए काम यहीं से स्टार्ट होता है। सेकेंड, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, एक साथ लेकर के आना। तो इंटीग्रेट employees efforts in the organization so that every individual efforts contributes to the organizational performance। तो सबके efforts को एक साथ लेकर के आता है और वो organization के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम कर रहा होता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का मीन्स क्या है यहाँ पर, तो गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। तो ये क्या बोलता है, उनको गाइड करता है, उनको इनकरेज कर रहा होता है कि उनके पास जितनी भी पूरी कैपेसिटी है, जितनी भी उनके पास टोटल एबिलिटी है, उस पर वो जा करके परफॉर्म करे, जितना पोटेंशियल है उस पर वो काम करें। बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। तो क्या बोलता है, मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर इसमें किया जा रहा है। इसका तीसरा हो गया। चौथा, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलता है, बैलेंस लाता है कौन, डायरेक्शन। कैसे, हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज इट फोस्टर, फोस्टर मतलब तेज करना या फिर ज़्यादा करना, फोस्टर कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग द पीपुल्स। तो क्या होता है, डायरेक्शन की वजह से लोगों के बीच में कोऑपरेशन ज़्यादा होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन भी ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बैलेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके, स्टेबिलिटी उसके अंदर आ पाती है। पांचवा पॉइंट है फैसिलिटेट्स चेंजेस। तो जो चेंजेस हैं उनको फैसिलिटेट करता है, उनके बारे में बताता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला इसमें बोला क्या, नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप्स रिक्वायर्ड कोऑपरेशन। तो अगर किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में चेंज का रिक्वायरमेंट है तो वो डायरेक्टिंग के थ्रू होता है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे सामने। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो पहला मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो ये होता है क्या, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किससे लिया जाना चाहिए, एम्प्लॉयज से या फिर इंडिविजुअल से। ठीक है, दूसरा हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए, एक साथ सब लोग मिलकर के काम करने चाहिए। हार्मोनी का मतलब यूनिटी होनी चाहिए सबके अंदर। तीसरा यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब क्या, एक सुपीरियर सिर्फ एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ये हम लोग देखे थे। तो एक सुपीरियर होता है, वो किसी एक सबऑर्डिनेट को कमांड कर रहा होगा, उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन की अलग अलग टेक्निक्स हैं उसको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जो सुटेबल है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। छठवां, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमने जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, एक इनफॉर्मल था। फॉर्मल के अंदर हायरार्की को फॉलो करना पड़ता था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता था उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। इनफॉर्मल क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड सोशल माइंड। ठीक है, सोशल उनके इंटरेस्ट में प्लस उनका जो माइंड, मीट ऑफ माइंड था, उसके बेसिस पर यहाँ बनाया जाता था। तो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से यूज करना चाहिए। फिर सातवां बोलता है क्या, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरे के बिहेवियर्स को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के क्या कर सके, जो उनके कॉमन गोल हैं उनको पूरा कर सके। आठवां, फॉलो थ्रू। फिर क्या करना, पूरी चीज़ों को देखते रहना। इसमें तो हमने क्या किया, इसको छोटे में देख लिया, एक एक करके नीचे चीज़ों को देखते हैं। आइए, वही चीज़ें हैं, इसको थोड़ा डिटेल में चीज़ें हैं। तो इन मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में बोला, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया, सच टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग शुड बी यूज्ड। ऐसी टेक्निक का यूज किया जाना चाहिए जिससे क्या करे, इनकरेज वर्कर्स टू वर्क एफिशिएंटली। तो ये क्या है, इनकरेज वर्कर्स टू वर्क एफिशिएंटली। तो वर्कर्स ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करे, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे, उसके लिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है। ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ठीक है,
बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज सच एज कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम टुवर्ड द कॉमन गोल। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट्स दे पाए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए ये चीज़ बोलिए। तो कौन सी टेक्निक्स अपनाई जानी चाहिए? तो इस टेक्निक्स में देखो दो सामने हमारे दिख रहे हैं, वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। तो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल, जैसे कमीशन देना, बोनस देना, ठीक है, टीए देना मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस देना, डियरनेस अलाउंस देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उन्हें बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? टेक्निक्स के अंदर आ जाएंगे, जो उनको क्या कंट्रीब्यूशन करने के लिए ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑफन सीन दैट पर्सनल गोल मतलब हर इंडिविजुअल क्या चाहता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ चाहता है। इंडिविजुअल और पर्सनल गोल्स ऑफ एन एम्प्लॉइज आर नॉट सिंक मतलब एक साथ नहीं होते विथ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा गोल है, जो उनका कॉमन गोल है, इंडिविजुअल गोल से क्या नहीं हो पाता है? सिंक नहीं हो पाता, उनकी एक साथ तालमेल नहीं बैठ पाती है। तो उसके लिए बोला क्या बोलना चाहिए? तो इन सच सिचुएशंस द फोकस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन शुड बी टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस बिटवीन टू। तो क्या इंप्लॉइज का जो पर्सनल गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उन दोनों को एक साथ मिलाना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी कंप्लीट हो जाए और साथ साथ इंडिविजुअल गोल भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो अभी ये बात की थी, किसी एक ही सुपीरियर से क्या करेगा? उसको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, और आंसरेबल टू ओनली वन सुपीरियर। तो किसी एक ही सुपीरियर को क्या करेगा? वो आंसरेबल भी हो जाएगा। तो वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल लीड टू कंफ्यूजन एंड चोज इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये वायलेशन नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर मस्ट अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट द मोटिवेशनल एंड डायरेक्शनल टेक्निक। क्या करना चाहिए? उसको मोटिवेशनल और डायरेक्शनल टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। क्या करना? अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जो उसकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में नीड्स है, डिजायर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द वर्कर्स। तो एक वर्कर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करता है, वो क्या क्या चीज़ें चाहता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर बोला है तो उस हिसाब से डायरेक्शन देना चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स वर्क फॉर द डिफरेंट एम्प्लॉयज। फॉर इंस्टेंट विच वन एम्प्लॉयज माइट डिजायर फाइनेंशियल इंसेंटिव। कोई हो सकता है सिर्फ मनी के रिलेटेड वो इंसेंटिव चाहता होगा। सम अदर एम्प्लॉयज माइट गेट सेटिस्फाइड विथ प्रेज फॉर सुपीरियर। तो कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग सिर्फ मनी की वैल्यू को चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर है, सुपीरियर हो, वो हमारी बढ़ाई करे, हमारी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, हमको सही से वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट मिले। कुछ लोग इस तरीके से चाहते हैं चीज़ों को। तो कौन किस तरीके से चीज़ों को चाहता है वर्कर्स, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन होना चाहिए। मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। तो क्या हाईली जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी होता है किसके लिए? डायरेक्टिंग को इफेक्टिव करने के लिए। देयर मस्ट बी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द। तो फ्री फ्लो मतलब कोई भी उससे जाकर के बात कर सकता है। मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। तो मतलब अगर मैनेजर को सबऑर्डिनेट से बात करना है या फिर सबऑर्डिनेट को मैनेजर से, तो उनके बीच में कोई ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए। कोई उनसे जब भी चाहे वो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है। यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बोला है देयर मस्ट बी रियलाइज एंड आइडेंटिफाई द इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनफॉर्मल ग्रुप है, और ये कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे उनका बिहेवियर, उनकी बातें, उनका साइकोलॉजिकल माइंड कैसा काम कर रहा है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक। इनफॉर्मल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सच इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज स्ट्रेटेजिकली फॉर द एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या किया जाना चाहिए? इस इनफॉर्मल का क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, उनका फायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बंद करवा देना चाहिए। अब जैसे अपनी कॉलेज और स्कूल्स में क्या होता है, हमारे स्कूल्स में है आप लोग, तो क्या हो रहा होगा? एक ऐसा ग्रुप बना होगा जो जानबूझकर टीचर्स के थ्रू बनाएगा। जैसे टीचर्स आपके सुपीरियर हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल हो सकते हैं। अब इनफॉर्मल में क्या होता है कि भाई मान लो प्रिंसिपल से हमारे जो टीचर्स उनकी अच्छी बन रही है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हो, क्या होगा? इनफॉर्मल हो गया। या फिर आपके वाइस प्रिंसिपल से या फिर अदर लोगों से अच्छी बनती है तो आप उससे कम्युनिकेट कर लेते हो, क्या होगा? इनफॉर्मल। तो आपने हियरार्की को नहीं फॉलो किया है, तो बिना हियरार्की के फॉलो किया, सिर्फ किसका हो गया? मीट ऑफ माइंड हो गया है, आपके थॉट्स मिल रहे हैं, आपकी सोच एक जैसी हो गई है, आप एक चीज़ पे काम करते हैं या फिर एक जैसा मिल करके
के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ के अंदर बिहेवियर एक जैसा है, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही, तो ये थिंकिंग होता है, माइंड का मीटअप हो जाना, तो उसके बेसिस पर ये बनता है। लीडरशिप, मैनेजर शुड लीडरशिप क्वालिटीज, क्या होना चाहिए मैनेजर के पास में? एक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एम्प्लॉइज, तो उसके पास इतनी तो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर से उसका बेस्ट निकलवा सके। वो जितने कैपेसिटी के साथ काम कर सकता है उतनी तो उसकी एफिशिएंसी को निकाला जा सके। ही मस्ट बी एबल टू मोटिवेट एंड इनकरेज वर्कर्स टू वर्क टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो क्या करना चाहिए? उसको मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, किसके तरफ? जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसकी तरफ। ही मस्ट बी एबल टू वर्क ऑन इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉइज, क्या करना चाहिए? वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल को ना ध्यान रखे, ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडिविजुअल गोल्स दोनों को ध्यान रखना चाहिए। फॉलो थ्रू, according to this principle the manager must only provides order or commands to the subordinates, तो क्या बोला है कि प्रिंसिपल इसका क्या बोलता है कि मैनेजर मस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड्स ऑर्डर और कमांड्स टू द सबऑर्डिनेट, उसको सिर्फ ऑर्डर नहीं देना है, सिर्फ कमांड नहीं देना है, क्या करना है? शुड इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ बोल दिया, मैनेजर ने कुछ बोल दिया, अब ये ना चेक करे कि वो फॉलो किया गया कि नहीं। उसको क्या करना है? अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई कमांड दिया, तो ये भी चेक आउट करे कि जो कमांड उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया वो फॉलो अप हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, देखिए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, ठीक है, लीडरशिप, और एक और है, ठीक है, सुपरविजन हो जाएगा, नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका मोटिवेशन, हाँ चौथा कौन सा? मोटिवेशन। तो ये 4 होते हैं, ठीक है, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला सुपरविजन refers to the process where activities of workers are guided towards the predetermined objective। तो पहला सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन, विजन का मतलब होता है नजर, फ्यूचर जो देख सके। तो क्या करना है? जब किसी के ऊपर नजर रखी जाए, तो जब नजर रखी जाएगी तो बोलेंगे सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना। जैसे जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ पर जो भी एग्जामिनर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर भी बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? आपको सुपरवाइज करें, देख ताक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए रखें कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, अच्छे से लिख तो नहीं हो, ठीक है, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, या फिर नेम्स फिल्स करने में या फिर इन्फॉर्मेशन को फिल करने में कोई गलती नहीं की। वो क्या करें? सुपरविजन कर रहे हैं, क्या आपके एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, लगातार उसको देख रहे हैं, ठीक है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स डायरेक्टली ओवरसीइंग द वर्क्स ऑफ द वर्कर, तो वर्कर्स ने जो काम किया है या फिर जो कर रहा है उस काम को डायरेक्टली सीन करना, देखना, वो सुपरविजन का पार्ट होता है या फिर सुपरविजन होता है। वर्क इज कैरिड, ये क्यों होता है? इंश्योर करता है जिससे क्या एफिशिएंटली वर्क हो सके, मतलब कम से कम कॉस्ट में वेस्टेज कम हो जाए, टुवर्ड्स द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थ्रू इफेक्टिव सुपरविजन। तो इफेक्टिव सुपरविजन के थ्रू इसमें क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जा सके। गुड सुपरविजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्मोनी एंड यूनिटी, हार्मोनी और यूनिटी को मेंटेन करने में कौन? वर्कर्स के बीच में क्या हो? यूनिटी हो, एक साथ मिलकर के काम करें। और हार्मोनी में क्या हो? अब देखो हार्मोनी और यूनिटी एक ही वर्ड जैसा लगता है, ठीक है, कि सर यूनिटी भी एक ही है, हार्मोनी भी मतलब एक साथ होना, नहीं। यूनिटी का मतलब हो रहा है कि लोग एक साथ मिलकर के एक दूसरे के लिए खड़े हैं, ठीक है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है कि जैसा एक सोच रहा है, जैसा काम करने के लिए सोच रहा है, वैसा ही दूसरा उसको आकर के हेल्प कर रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही तो वो आकर उसकी मदद भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर होता है। रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का क्या रोल होता है? तो सुपरवाइजर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली ओवरसीइंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स के ऊपर डायरेक्टली जो नजर रखता है वो कौन होता है? सुपरवाइजर होता है। अ सुपरवाइजर ऑक्यूपाइज अ मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एट अ ऑपरेशनल लेवल। तो सुपरवाइजर का लेवल क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल का मतलब क्या हो गया सर? ऑपरेशनल लेवल का मतलब हो गया लोअर लेवल। तो अगर कहीं पे सुपरवाइजर किस लेवल में आता है, अगर ऐसा आ गया केस स्टडी में आएगा भी कि सुपरवाइजर किस लेवल पर होता है, तो सुपरवाइजर किसके ऊपर नजर रख रहा है? वर्कर्स के ऊपर। तो वर्कर्स लोअर लेवल के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो ये कौन से लेवल पे है? लोअर लेवल पर है, ठीक है।
प्लेज द रोल ऑफ गाइड, फ्रेंड्स एंड फिलोसफर टू द वर्कर्स। तो ये क्या होता है, उनका दोस्त भी हो सकता है, उनका गाइड भी हो सकता है, और उनका फिलोसफर, उनको कोई अगर साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है तो उसको भी वो ठीक करेगा। गाइड्स वर्कर्स एंड प्रोवाइड्स देम द सपोर्ट, उनको क्या करेगा, गाइड भी करेगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन केस, अब इमोशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके की हेल्प हो सकेगी तो वो हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। ही इंश्योर दैट वर्कर्स वर्क विथ हार्मोनी एंड यूनिटी। इन केस ऑफ इंटरनल डिफरेंस मैनेजर्स ट्राइज टू सॉर्ट इट आउट एंड ब्रिंग अबाउट फिजिबल सॉल्यूशंस। तो अगर इन केस ऑफ कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है या फिर कोई सॉर्ट इट आउट होता है, कोई उनके बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिजिबल मतलब जिनको एक्चुअल में किया जा सके, जिनको प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दिया जा सके। सर्व एज अ लिंक ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, एक लिंक होता है किसके बीच में, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, उनके और वर्कर्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। विच वन ऑन वन हैंड ही कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। तो क्या कर रहा है वो, जो भी मैनेजमेंट के आइडिया है, इंफॉर्मेशन को किसको देना है, वर्कर्स को प्रोवाइड करना है। ऑन द अदर हैंड ही कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर टू द मैनेजर, और जो वर्कर्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको किसको बता रहा होता है, मैनेजर्स को बता रहा होता है। ठीक है, इन अदर्स वर्ड्स द मैनेजर्स एंड वर्कर्स कम्युनिकेट थ्रू द सुपरवाइजर। तो किसके थ्रू, जो मैनेजमेंट होता है और वर्कर्स होता है वो सुपरवाइजर के थ्रू काम करता है, फिर कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, इस चीज को कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में कि मैनेजर यहां पर है, मैनेजमेंट इधर पे है, इधर नीचे वर्कर्स है। ठीक है, तो ये जो सुपरवाइजर होता है ये बीच में होता है। तो पहला तो ये इनके बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है, क्या करता है, ये इनके बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट एक्टिविटी। दूसरा, यहाँ से जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो कहाँ पर, यहाँ पे ट्रांसफर करता है, और इनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसको, पहले वो इसको बताते हैं, फिर ये किसको बताते हैं, मैनेजर्स को बता रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। ठीक है, टू नॉलेज और स्किल, द नॉलेज और स्किल अलॉन्ग विद द ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब हमने इसकी भी बात कर ली है, जब स्टाफिंग पढ़ाया था तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दोनों की बात हुई थी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड बाय वर्कर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय द सुपरवाइजर्स। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये था कि जब वर्क प्लेस पर, एक्चुअल वर्क प्लेस पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती तो ऑन द जॉब होती थी, जब एक्चुअल वर्क प्लेस से हट करके ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, A good supervisor successfully influences employees and set a high standard for morale among the workers। तो अगर कोई अच्छा है तो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस अच्छे से कर पाएगा और उनके मोरल्स को, उनके जो भी वैल्यूज हैं उनको इंक्रीज करेगा। Facilitates optimum utilization of resources by continuously monitoring the work of employees। तो क्या करता है, कंटिन्यूअस उनके वर्क्स को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, तो उसकी वजह से उनके क्या होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, या फिर एफिशिएंसी आती है। ठीक है बेटा, एफिशिएंसी आती है। ये तो पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट है मोटिवेशन। ठीक है, वो मोटिवेशन कैसे आता है उसके अंदर, तो रेफर्स टू इंड्यूसिंग वर्कर्स। इंड्यूसिंग मतलब उनको क्या करना, स्टिमुलेट करना, उनको थोड़ा सा उकसाना, जैसे वर्कर्स टू वर्क एंड परफॉर्म इन द डिजायर्ड मैनर सो एज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला इन्होंने कि इंट्रोड्यूसिंग वर्कर्स टू वर्क, वर्कर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, उनको इनकरेज करना कि वो काम करें, और किस वे में, जैसा डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, जैसा हम लोग का रिजल्ट चाहते हैं वैसे ये होना चाहिए। इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ वर्कर्स। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, उनकी साइकोलॉजी पे, उनके माइंड पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग पर ये प्रेशर बनता है, उनके दिमाग पे ये ज़्यादा जोर देते हैं। दे इंट्यूस्ड टू वर्क परफॉर्मेंस बेटर कैन बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, अप्रेजल एंड रिकॉग्निशन। तो किस किस तरीके से हो सकते हैं, तो परफॉर्मेंस ये प्रमोशन भी करा सकते हैं, मतलब एक लेवल से अपर लेवल पे भेजना, ये भी कर सकते हैं। अप्रेजल मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्या करना, रिवॉर्ड देना, जो बुरा काम कर रहा है उसको पनिशमेंट देना, ये अप्रेजल का पार्ट होता था। इवैल्यूएशन एनालिसिस करना और फिर उसके बाद रिवॉर्ड्स वगैरह डिसाइड करना था। रिकॉग्निशन उनको पहचान देना, स्टेटस प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे उनको क्या करना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे देना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे देना, ये सब रिकॉग्निशन होता है। काइंड ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर्स। तो किस तरीके का उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, उनके डिजायर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
अप्रेजल में बी मोटिवेटिंग फैक्टर्स वेल अनदर प्रेज फ्रॉम अ सीनियर और सुपीरियर में मोटिवेट हिम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो क्या बोला है यहाँ पर, अप्रेजल भी एक पार्ट हो सकता है इसको क्या करने का, मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। और एक और तरीका क्या हो सकता है, जब उनके सीनियर्स जो हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जब उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो भी वो इम्प्रूव करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसमें 3 टर्म्स के बारे में बोला गया है। पहला है मोटिव एंड मोटिवेशन, मोटिवेटर, 3 वर्ड है। मोटिव क्या होता है, तो इनर डिजायर विच एक्टिवेट्स एन इंडिविजुअल टू मूव टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल सच एज मोटिव टू अर्न इंड्यूस अ पर्सन टू हंट फॉर जॉब। तो क्या बोला, मोटिव का मतलब होता है क्या, एक ऐसी फोर्सेज जो इनर फोर्सेज हैं, आंतरिक है, ये कहीं बाहर से नहीं आते मोटिव्स। तो मोटिव क्या करते हैं, आपको काम करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए उकसाते हैं। जैसे आप लोग बैठ के सोचते हो कि कभी कभी कि हमको कैरियर में क्या करना है, तो आपके अंदर से एक मोटिव आता है कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, ये चीज़ करना है। तो आपके अंदर से अगर कोई चीज़ होती है जो आपको स्टिमुलेट कर रही है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसको बोलते हैं मोटिव करना। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला इनर डिजायर। मोटिवेशन क्या होता है, तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है, याद रखना क्या है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है। क्या, इंड्यूसिंग पीपल्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो मोटिवेशन क्या होता है, जब किसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करे, फुल एबिलिटी के साथ में काम करे, तो वो मोटिवेशन होता है। मोटिवेटर कौन होता है, करने वाला होता है। तो इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंक्रीमेंट, रिस्पेक्ट, बोनस एंड प्रमोशंस। तो मोटिवेटर्स क्या क्या होते हैं, अब देखो, एक मोटिवेटर वो हो सकता है जो पर्सन के नेम पर, और कुछ मोटिवेटर वो चीज़ उनको एक्चुअल मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक, मोटिवेट क्या क्या कहता है भाई, उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है। मान लो पहले वो 50,000 की सैलरी पाते थे, अब उनको 5-10% से बढ़ गया तो 55,000 हो गया, तो ये इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में ना, तो उनको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, करेगा। रिस्पेक्ट, उनको इज्जत मिल रही है, ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो भी वो मोटिवेट हो जाएगा। बोनस एंड प्रमोशंस, उनको बोनस मिल गया, दिवाली बोनस मिल गया या फिर किसी त्यौहार पे, फेस्टिवल पे बोनस मिल गया, जितना कमाते थे उसके एक्स्ट्रा पैसा उनको मिला, तो बोनस उनको बोले। अब प्रमोशन, उनको छोटे लेवल से उठा करके हाई लेवल पे रख दिया गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, मोटिवेटर्स फैक्टर्स हो सकते। तो ये 3 वर्ड्स याद रखना इंपॉर्टेंट भी हैं। मोटिवेशन का कुछ फीचर है। पहला, मोटिवेशन इज एन इनविजिबल फोर्स। भाई दिखाई नहीं देता। मोटिवेशन दिखाई देता है क्या, आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो या फिर अलग अलग जगह लोगों से सीखते हो या सुनते हो, हमारे चैनल पे हम लोगों से सुनते रहते हो आप लोग, तो क्या होता है, ये क्या है, इनविजुअल फोर्सेस है, उसमें सिर्फ शब्द ही तो हैं, क्या वो दिखाई दे रहा है, नहीं, दिखाई नहीं देता है। तो मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग्स, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो क्या होता है, मोटिवेशन अंदर से होता है, जिसको ना ही सीन किया जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है। दिस इंटरनल फीलिंग्स अर्जेस कम एम्प्लॉयज टू बिहेव इन पर्टिकुलर मैनर। तो उनके अंदर से ये जो बातें आ रही हैं वो उनको क्या करती हैं, अर्ज करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं कि वो एक डिफाइंड मैनर में काम करें या फिर डिफाइंड मैनर में क्या करें, बिहेव करें। इट रिजल्ट्स कैन क्लियरली बी फेल्ड। तो उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं, उसको नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे एमंग एम्प्लॉयज थ्रू देयर परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल अ डिजायर, इंटरनल फीलिंग है, उनकी इच्छा है क्या, टू बाई अ न्यू कार। अगर एक कार खरीदने की इच्छा है तो एक मोटिवेशन है ये, तो इससे की वजह से क्या होगा, आप एक कार लेकर के, तो उसका रिजल्ट दिखा है, मोटिवेशन नहीं दिखा है। दूसरा, मोटिवेशन हेल्प्स इन अचीविंग गोल। भाई हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग आप भी तो करते होगे, मोटिवेशन होने के लिए बहुत सारी वीडियोस देखते होगे, संदीप महेश्वरी जी को, विकास दिव्यकीर्ति सर को, या फिर और सारे ऐसे बहुत बड़े नाम है, अवध ओझा सर को देखते होगे, या फिर इसके अलावा आप लोग भी जिसको पसंद करते हो उनको देखते होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, मोटिवेट होने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो कि आपने जो गोल डिसाइड किया है उसको पाने के लिए बीच बीच में आप रिचार्ज होना चाहते हो। अब रिचार्ज करने के लिए क्या करना है, एक बाहर से लोग आप लोग लेना चाहते हैं। एक्चुअल में बाहर की चीज़ें कम काम करती हैं। आप लोग परेशान भी होते होगे कि मैं मोटिवेट तो हो जाता हूँ फिर मेरा डाउन हो जाता है। रीज़न क्या है, वो आउटर है। जिस दिन इनर मोटिवेशन आ जाएगा उस दिन आप ऐसा नहीं करोगे। तो गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयज टुवर्ड द गोल्स, इट इज अ पॉजिटिव अवेकनिंग, जगाना फोर्सेस विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। तो मोटिवेशन की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं। मोटिवेशन कैन ऑल्सो भी नेगेटिव। मोटिवेशन से पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे,
पॉजिटिव मोटिवेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ अप्रेजल और प्रमोशन। किसी को अप्रेजल देना, उनको अच्छे अच्छे बारे में बोलना, उनको प्रमोशन देना, उनको ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करना, टीए देना, डीए देना, ये सब क्या पॉजिटिव है। लेकिन क्या नेगेटिव मोटिवेशन में कैसे हो सकता है? पे कट, उनको जैसा पैसा, जैसे मान लेते हैं कि बोल दिया जाए कि आप अगर महीने में इतने कम छुट्टी, इतनी दिन की छुट्टी लेते हैं तो आप कितने पैसे कट जाएंगे, ठीक है। या फिर साल में इतनी छुट्टी से ज़्यादा छुट्टी लेते हो तो कट जाएंगे, या फिर इतना लेट आओगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। एंड डिमोशन, भाई प्रमोशन भी हो सकता है। डिमोशन, प्रमोशन मतलब हायर लेवल पे जाना, डिमोशन मतलब उससे लोअर लेवल पे आना, जहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हो उसके नीचे आना, ठीक। तो इस तरीके से नेगेटिव हो सकते हैं। मोटिवेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड के साथ में डील करना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स वर्क है। और यहाँ पर क्या बोला? साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल उनके माइंड से डील कर रहा है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, ठीक। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ये देखो प्रोसेस हमने बार बार बोल रखा है, क्वेश्चन में प्रोसेस आपको याद रखना है। सीयूईटी के एग्जाम्स में या फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कहीं पर भी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्रोसेस वगैरह, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे होते हैं। तो पहला तो बोला अनसेटिस्फाइड वांट, पहले आपके अंदर एक इच्छा जगती है, अनसेटिस्फाइड वांट। आप क्या होते हैं? अनसेटिस्फाइड होते हो किसी काम को लेकर, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, ठीक है। तो जब अनसेटिस्फाइड होने का मतलब क्या? अनसेटिस्फाइड वांट इज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। तो जब तक आप क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए। कुछ लोग सुनोगा कुछ नहीं चाहिए, हम तो जीवन में जैसे हैं वैसे ही आलसू की तरह पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग को चाहिए होता है, नहीं मुझे इतना ये चाहिए। तो जब अनसेटिस्फैक्शन अंदर से आता है, ठीक है, तब क्या होता है? फिर आगे काम बढ़ेगा। तो पहला क्या हुआ? अनसेटिस्फाइड होना है। दूसरा फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन, अब आपको लेना है मोबाइल लेना है, आपके अंदर से नहीं हमको मोबाइल चाहिए तो चाहिए, अब उसके बारे में क्या सोच के आपको टेंशन प्रॉब्लम्स ऐसा क्रिएट करोगे, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, तो उसकी वजह से क्या आएगा? बिकॉज ऑफ द अनसेटिस्फाइड वांट्स द इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रस्ट्रेशन, क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा, टेंशन आएगा। और फिर तीसरा प्रोसेस क्या होगा? ड्राइव्स आएगा। जैसे फ्रस्ट्रेशन वगैरह आएगा फिर कुछ करने का मन करेगा, ठीक है। तो बोला है फ्रस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट्स द इंडिविजुअल्स टू सर्च अल्टरनेटिव टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। तो जैसे ही उसके बाद दिमाग में स्ट्रेस एंड टेंशन आएगा, वो कुछ करने की सोचेगा जिससे क्या हो सके? उसकी जो अनसेटिस्फाइड वांट्स हैं उसको सेटिस्फाइड किया जा सके। फिर चौथा क्या आ जाएगा? बिहेवियर। अब उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, क्या करेगा? एक्शन लेगा, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, वो किसी अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करेगा। तो फ्रॉम एमंग द numerous alternatives he selects one and modified his behavior according to it। तो क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा? वो सेटिस्फेक्शन पालेगा, जब काम करेगा तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आफ्टर फॉलोइंग द पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न्स ही इवेल्युएट्स वेदर हिज नीड्स इज सेटिस्फाइड, ठीक। तो अगर वो सेटिस्फेक्शन मिल गया तो क्या होगा? उसका रिड्यूस कर जाएगा फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन, ठीक है। जैसे आप लोग के साथ में समझाता हूँ इस बात को कि पहले आप लोग चाहते हो कि 80% से 90% से ऊपर या फिर टॉप करो एक स्कूल में, तो क्या अनसेटिस्फैक्शन, अब आपके मन में क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन, फ्रस्ट्रेट होने लगे, अरे कैसे होगा कैसे होगा। वो सब चीज़ आपको ड्राइव करेंगी, आपको रात भर पढ़ने के लिए, दिन में पढ़ने के लिए, या फिर ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? आप बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, आप रात में दिन में जब भी टाइम मिल रहा है पढ़ रहे हो, अलग अलग समय पर पढ़ रहे हो, अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। फिर जैसे ही आपके नंबर्स बोर्ड में अच्छे आ जाएंगे, एग्जाम्स में अच्छे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, फिर आपका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं? तो पहला, improves the performance level of employees and organization। तो क्या बोलता है? improves the performance level of employees and organization। तो मोटिवेशन की वजह से क्या होता है? इम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। क्यों? मोटिवेट है काम करने के लिए, वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो काम करने में अपना क्या दिखा रहे हैं? अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस उनका बढ़ जाएगा। तो सुइटेबल मोटिवेशन satisfies the needs of employees, which in turn encourage them to contribute maximum efforts toward achieving organizational goal। तो इसकी वजह से उनको क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पाने को आसान हो जाता है। helps to change the attitude of employees। तो मोटिवेशन के देखो ना, बिहेवियरल चेंज आया ना, तो क्या होता है? उनके अंदर चेंज कोई लाना है तो मोटिवेशन। तो suitable rewards और पॉजिटिव इंकरेजमेंट enables employees to develop a positive attitude towards work। जब वो पॉजिटिव इंकरेज होगा, उनके अंदर अच्छे
से पॉजिटिव चीज़ों करने का मन करेगा, वो ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे, अपने आप को चेंज करना चाहते होंगे, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड उनका बनेगा। हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कितने लोग हमारे यहाँ पर आए और कितने लोग हमारे यहाँ से छोड़ के गए। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई कि भाई जितने मान लेते हैं 10 लोग आए, उसमें से 8 लोग के छोड़ के चले गए, फिर 12 लोग आए, फिर 10 लोग छोड़ के चले गए, तो आने जाने की जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये प्रॉब्लम करेगा बिजनेसेस के लिए, उनको वर्किंग अच्छा नहीं हो पाएगा वहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से क्या होता है, मोटिवेशन क्या कहता है, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को कम कर देता है, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो को ही कम कर देता है, ठीक है। तो मैनेजर्स नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉपर इंसेंटिव्स और मोटिवेशनल टेक्निक्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर। दिस इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सेव द कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटिंग द न्यू एम्प्लॉयज एंड ट्रेनिंग देम। हेल्प्स टू रिड्यूस द अब्सेंटिज्म। भाई मोटिवेटेड पर्सन थोड़ी ना जाएगा कि हमको काम नहीं करना है, मोटिवेटेड पर्सन क्या बोलेगा, हमको काम करना है, तो अब्सेंट नहीं करेगा। जैसे आपके स्कूल में कुछ मोटिवेशन मिल जाए आपको, नहीं आपके स्कूल में ये होगा कि मान लीजिए कि आप जैसे ही पास आउट करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ मनी भी मिलेगा, कुछ ये अदर चीज़ें मिलेंगी, तो आप क्या मोटिवेट हो जाओगे, काम करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे, पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाओगे ना, इनकरेज हो जाओगे, तो अब्सेंट नहीं करोगे, स्कूल डेली जाओगे ऐसा करके। तो इस चीज़ में बोला है कि अ साउंड मोटिवेशनल सिस्टम हेल्प्स टू रिड्यूस द अब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्प्स इन मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द स्मूथली। और क्या बोलता है, एक मोटिवेटेड पर्सन हमेशा क्या करता है, अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को इस तरीके से बनाता है कि वो किसी भी तरीके का अगर चेंज होगा तो उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर रहता है। तो मोटिवेशन प्ले अ की रोल इन हेल्पिंग मैनेजर टू स्विफ्टली इम्प्लीमेंट चेंजेस एंड पॉलिसीज़। तो क्या बोलता है, अगर किसी भी तरीके की पॉलिसी चेंज हो रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के वो क्या करता है, आराम से इम्प्लीमेंट हो जाता है। अ मैनेजर कैन इम्प्लीमेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली व्हेन ही और सी कैन कन्विंस एम्प्लॉयज टू दैट proposed changes will help them reduce additional rewards। तो क्या होता है, अगर वो अच्छे से बिहेवियर्स को क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनको एडिशनल रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी भी तरीके का चेंज कराना है, ठीक है, बढ़िया। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक है, आ जाए। अब एक मास्लो नीड ऑफ थ्योरी काफ़ी फेमस है और इसको इम्पॉर्टेंट भी पढ़ना है, काफ़ी क्वेश्चन बन के भी आते हैं। ये पूरी हायरार्की ही याद कर लेना है आप लोगों को, वो कैसे होगा हम लोग आपको बता रहे हैं। तो पहले तो ये होता क्या है, तो मास्लो क्या है, एक इन्होंने थ्योरी दी है कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ज़रूरत, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिनन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के एक थ्योरी दी है मास्लो ने, और उन्होंने बोला मोटिवेशन किसी के अंदर किस तरीके से होता है, तो बोला स्टेप वाइज होता है। किसी इंसान के अंदर मोटिवेशन किस तरीके से, एक स्टेप वाइज होता है, उस स्टेप को इन्होंने बताया है। अकॉर्डिंग टू मास्लो द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरी। उन्होंने बोला कि पूरे नीड को 5 कैटेगरी में बांटो, उनकी जो ज़रूरतें होती है किसी इंसान की पूरे लाइफ टाइम में, वो 5 लेवल पे हो सकती है, 5 तरीके में बढ़ सकती है, 5 कैटेगरी में। अरेंज इन द हियरार्किकल ऑर्डर, एक हियरार्की में मतलब एक स्ट्रक्चर में उनको डिफाइन किया जाना चाहिए। विद द नॉलेज ऑफ दीज नीड्स अ मैनेजर कैन बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर मैनेजर ने उनके बिहेवियर को समझना है तो उनकी नीड्स के बारे में अगर समझ लें, उनकी क्या नीड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को तैयार कर सकता है, ठीक है। तो एजम्पशंस क्या है, आइए देखते हैं। पहला एजम्पशन कि उन्होंने क्या माना है कि पीपुल्स बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड डिजायर। तो बिहेवियर उनका कैसा होता है कि हर पीपुल अपने नीड्स के ऊपर, अपने डिजायर्स के बेसिस पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं भाई उनकी नीड्स के ऊपर बिहेव नहीं करते, हो सकता है वो भूखे रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, वो लोगों की मदद करना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, तो यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक सीक्वेंस में ही उनका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक। दूसरा उन्होंने क्या बोला, इट इज पॉसिबल टू अरेंज द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू हियरार्की। और ये पॉसिबल हो कि उनको हियरार्की में बांटा जा सके, कुछ ऐसी नीड्स ना हो कि जिनको हियरार्की में मतलब स्ट्रक्चर में लाया ही ना जा सके, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं यहाँ पर होनी चाहिए। तीसरा है इंडिविजुअल वुड मूव टू द हायर लेवल नीड्स इन द हायरार्की ओनली व्हेन द नीड्स एट द लोअर लेवल इज अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाइड। तो क्या वो हायर लेवल पर सब तभी जाएगा जब उसका लोअर लेवल कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब तक कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा।
व्हेन अ नीड एट अ पर्टिकुलर लेवल इज सेटिस्फाइड फर्दर मोटिवेशन कैन बी प्रोवाइड ओनली थ्रू द नेक्स्ट लेवल नीड्स। अगर एक लेवल पे नीड्स उनकी पूरी हो गई है तो उनका मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तभी उनको मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट लेवल पे मोटिवेशन जाके मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, इसमें देखो 5 है, तो हमने 5 की भी तो बात की थी। पहला बोला बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक भाई रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। कोई भी इंसान क्या चाहिए? पहले उसको पेट भरेगा, फिर जैसे ही पेट भर जाएगा फिर उसको क्या चाहिए? पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और फिर जैसे ही उसका कपड़ा हो जाएगा फिर क्या? उसको रहने के लिए घर चाहिए। यही 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, इसी को उन्होंने बोला है कि बेसिक नीड है। हर इंसान की तो बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान। उसको ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, तो ये इसके अंदर ही आ जाता है। प्लस इंटरनेट, आज के ज़माने में तो इंटरनेट, रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट। ठीक, तो देखो इसमें बोला है मोस्ट बेसिक नीड्स इन द नीड्स हियरार्की इट कंप्राइजेज नीड्स विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, एंड सब्सटेनेंस, उनको रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर द फूड क्लॉथ एंड सेंटर, रोटी कपड़ा और मकान। इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक सैलरी इज अ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। भाई हमको अगर जिंदा रहना है तो कम से कम बेसिक सैलरी तो होनी ही चाहिए। बेसिक सैलरी मतलब क्या? अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सिक्योरिटी नीड्स, जैसे ही यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तो अब सिक्योरिटी चाहिए उनको। कैसा सिक्योरिटी? फिजिकल एज वेल एज इमोशनल सिक्योरिटी। मतलब एक तो वो उनको क्या चाहिए? उनकी जान ना जाए, वो हेल्दी रहें, वो कहीं ऐसा बीमार ना पड़ जाए, उनको इस तरीके की, प्लस वो इमोशनली उनके साथ में प्रॉब्लम ना आए। तो वो दोनों तरीके से इमोशनल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी दोनों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ विशेष फॉर द जॉब सिक्योरिटी, वो जॉब की सिक्योरिटी चाहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पर मंथ उनको जो भी इनकम आ रही वो स्टेबल होनी चाहिए, इसके बारे में सोचेगा। तीसरा है बिलोंगिंग, जब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा अब उसको क्या चाहिए? बिलोंगिंगनेस। वो क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहेगा। इट रेफर्स टू द सोशल नीड। क्या? सोशल, इसको बोलते हैं सोशल नीड्स के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग, या फिर जानते हैं। इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ अफेक्शन, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, जी हजूरी, वहाँ सर कैसे हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन अदर वर्ड रेफर टू द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द सोसाइटी। तो भाई अपना रोटी कपड़ा मकान पूरा हो गया, फिर अपनी सिक्योरिटी हो गई। अब क्या करेगा? वो दूसरे से मिलने की सोचेगा, अपने दोस्त बनाएगा, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचेगा। तो इस तरीके से वो जैसे ही वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा अब क्या करेगा? वो एस्टीम नीड। तो इट कंप्राइजेज एलिमेंट रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन इन द पीयर ग्रुप। तो अपने आसपास के जो भी लोकल ग्रुप हैं, अपने जो भी संगी साथी लोग हैं, उनके बीच में एक अपना प्रॉपर क्या चाहेगा? एक अपना स्टेब्लिश्ड पहचान चाहेगा उसको। ठीक है, तो उसके बारे में फिर लास्ट पे क्या हो जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या? विशेस टू अचीव व्हाट ही एम्स और एस्पायर फॉर एम्प्लॉय, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क, ऑटोनॉमी एंड ग्रोथ। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है। मतलब यहाँ पर जाने के बाद वो चाहता है कि सब चीज़ें एकदम स्टेबल हो जाएं, सब कुछ उसके हिसाब से होने लगे, वो समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, उसको लोग अच्छे से जानने लगे, वो अच्छा काम करे, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इट मस्ट बी हाउएवर नोटेड दैट इट मे हैपन दैट नीड ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट इन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द हियरार्की। ये ऐसा देखा गया है कि इस ऑर्डर में काम नहीं होता है। नेवरदलेस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स हेल्प्स मैनेजर्स इन यूजिंग इफेक्टिव मोटिवेशन। अगर एक बार ह्यूमन नीड्स को सही तरीके से समझ लिया जाए तो मोटिवेट करने में आसानी हो जाती है। इसमें देखो क्या है, पहला हमारे पास में तो क्या है, अब इस मास्लो नीड को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमारे थोड़ा प्रॉब्लम, इसको हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। देखो ये फिजियोलॉजिकल नीड सबसे नीचे आएगा फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिर सेकेंड आएगा सेफ्टी, थर्ड आएगा सोशल, फोर्थ आएगा एस्टीम, और फिफ्थ आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
ठीक है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पे क्या इसी तरीके से पिरामिड बनाना है, ठीक है, इसी तरीके से पिरामिड बनाकर किसको दिखाना है, तो फर्स्ट पे रोटी कपड़ा मकान, फिर उसको सेफ्टी, फिर उसको क्या चाहिए, सोसाइटी में अपनी थोड़ी पहचान, एस्टीम, उसको रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए, वो जो चाहता है वो सब कुछ पाना मिल जाए उसको, तो ये पांचवा। तो ये 5 तरीके से 5 लेवल पे नीड होगी। अब जिसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए उसको बोलेंगे नहीं नहीं चलो तुमको हम सोसाइटी में बहुत नाम दिलवा देते हैं, उसको भूख लगी है बोलते हैं तुमको सब जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है तुमको सब जानते हैं, उससे बोलेगा पहले हमारा पेट भरो, फिर बोलेगा हमको कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ठंड लग रही है पहले कपड़ा देना चाहिए ना, अरे आप लोग सोसाइटी में तो बहुत लोग जानते हैं, आप तो हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन अब उसको ठंड लगी तो पहले कपड़ा चाहिए ना। तो क्या बोला, एक एक लेवल पे जाकर के यहाँ पर होता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने एग्जाम्पशन किया है कि एक के बाद एक चीज़ें ही नीड होंगी उसकी, ठीक। आई इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स क्या होते हैं पहले इसको देख लेते हैं, इंसेंटिव्स के अंदर क्या है। तो इंसेंटिव्स आर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ये मनी की वैल्यू में हो सकते हैं और मनी की वैल्यू में भी नहीं हो सकते। टूल्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, तो या तो ये मनी के फॉर्म में होंगे या तो भी ये मनी के फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स अब क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रिफर टू द डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट, मनी की वैल्यू में जो बेनिफिट दिया जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या बोला है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विच आर कैटर टू द नॉन मॉनेटरी नीड्स, तो जो मनी से रिलेटेड नहीं होता है ऑफ एम्प्लॉयज सच एज सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड है, जो सोशल नीड है, उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, ठीक है बेटा। आई इंसेंटिव्स इसमें देख लेते हैं, फाइनेंशियल और ये चीजें हैं एक एक करके। पहला फाइनेंशियल में क्या था, सैलरी एंड अलाउंस, याद रखना है क्या, सैलरी देना, अलाउंस देना फाइनेंशियल नीड्स का पार्ट है, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरीज एंड अदर अलाउंस एक्ट एज अ गुड मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज। तो सैलरीज एंड अलाउंस का मतलब क्या होता है, ये बेसिक नीड होती है जो हर किसी को चाहिए और फाइनेंशियल टर्म में होती है, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है। समटाइम्स मॉनेटरी इंसेंटिव्स कैन बी गिवन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज का कैसा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया तो उसको ज़्यादा पैसा, कम काम किया तो उसको थोड़ा सा कम पैसा। यहाँ पर इन अदर वर्ड्स दे कैन बी सुटेबली रिवॉर्डेड फॉर गुड परफॉर्मेंस, दिस मोटिवेट्स वर्कर टू इम्प्रूव द वर्क इफिशियंसी। तो अगर अच्छा काम किया तो उसको क्या मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा बोनसेस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। तीसरा बोनस, ये भी क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। बोनस तो रेफर्स टू द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स विच इज ओवर एंड एबव द बेसिक सैलरी, तो जितना उनको बेसिक सैलरी मिल रही है उसके एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा जब कभी पैसे दिए जाएं तो वो किसके अंदर आएगा, बोनस के अंदर आएगा। ये क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और गिफ्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आपको 2-4 लाख रुपए दे दिए जाए या फिर एक कार दे दी जाए, एक घर दे दिया जाए, तो इस तरीके से इसको बोला जाएगा। इट गिव्स टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज देयर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है तो उसके बेसिस पर ये दिया जाता है। इसके बाद आता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी। स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या, कंपनी के जब शेयर्स उनको ऑफर किए जाएं तो उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक का ऑप्शन। ये आपने ESOP पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अकाउंट्स में भी पढ़ा है। तो जब अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम पर बेचने का, खरीदने का ऑफर दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। ये भी हो सकता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने का, तो एम्प्लॉयज आर ऑफर टू हैव शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें उनको शेयर मिल रहा है, मतलब क्या, बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा जब उनको प्रॉफिट में पार्ट मिल रहे, तो दिस इज मोटिवेट्स वर्कर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस सो एज टू कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आदमी जब रिटायरमेंट हो जाता है, वर्कर जब रिटायरमेंट हो जाता है तब क्या, तो एम्प्लॉयज में भी ऑफर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, उनको आफ्टर रिटायरमेंट भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है।
ठीक है, जैसे पेंशन होता है, उसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी होते हैं उसमें। दीज बेनिफिट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेंशंस, ग्रेच्युटी, प्रोवाइडेड फंड, प्रोविडेंट फंड सॉरी पीएफ, तो पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया। दिस इंस्टिल्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अमंग द एम्प्लॉयज। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई कि मेरे जब हम काम करने के लायक नहीं बचेंगे, जब हमारी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो हमारा कंपनी ध्यान रख रही है, तो उनको मोटिवेट मिलता है कि चलो इसी कंपनी में काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, लास्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फ्रिंज बेनिफिट्स। तो फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? इट रेफर्स टू द एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़। तो जब एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए किसको? एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ओवर देयर सैलरीज। तो सैलरी के अलावा फॉर एग्जांपल हाउसिंग अलाउंस, घर दे देना, मेडिकल अलाउंस, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा देना, उनको ट्रेवलिंग के लिए पैसा देना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ऐसे ही हमारा ये तो फाइनेंशियल था। नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल के अंदर बोला है, पहला पोजीशन देना। तो एम्प्लॉयज ऑफन रिक्वायर्ड अ राइज इन द स्टेटस ऑफ द टर्म ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो उनको जब ज़्यादा पावर मिल जाए, जैसे मान लेते हैं कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो उसको मिडिल लेवल में देना, कोई मिडिल में काम कर रहा है तो उसको अपर लेवल में दे देना, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। प्रोवाइड्स देम द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। क्या प्रोवाइड कर रहा है वो? साइकोलॉजिकल प्रोवाइड करना। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक सच एज एम्प्लॉयज फ्रीडम, एम्प्लॉय को क्या करना? फ्रीडम प्रोवाइड करना। एंड रिकॉग्निशन ऑफ परफॉर्मेंस, भाई जिसने अच्छा काम किया उसको क्या करना? मंथ ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरीके से बना देना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल इफ एम्प्लॉयज वर्क्स इन रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड, इट वुड बी इनकरेज हिम टू फर्दर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो क्या करेगा? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर करेगा। ठीक है, इसके बाद वर्क इनरिचमेंट, ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन सीयूटी में भी आ सकता है कि भाई वर्क इनरिचमेंट क्या होता है। जैसे चैलेंजिंग वर्क्स endowed with a greater responsibility and requiring higher knowledge and skills enhance the interest of the employees। अब सोचो, कभी आपने सोचा है कि ऐसा कोई काम आपको दिया जाए जो बच्चों करते थे, और जब आप क्लास 6 में 5th में हुआ करते थे, 4th में हुआ करते थे, अगर वो काम आपको अब करने के लिए जाए कि आपका उसको मन करेगा करने में? आप कहोगे ये तो बच्चों का काम है, मैं क्यों करूं? ऐसा क्या हो रहा है? मतलब कि आपके लेवल का काम नहीं मिल रहा है। जितना आपको आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, जितने अच्छे तरीके से आप सोच पाते हैं, उस लेवल का वर्क नहीं मिलेगा। तो वर्क क्या है? और जब उस लेवल का वर्क नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले भाई, उनके पास जितनी स्किल्स एंड नॉलेज हैं, हमेशा वैसा काम दो या फिर उससे हायर लेवल का काम दो। इससे क्या होगा? मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज प्रोस्पेक्ट टू पर्सनल ग्रोथ, दस इट प्रोवाइड्स प्रूव्स टू बी गुड सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। तो एम्प्लॉय को लगेगा उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अच्छे से काम करेगा, चीज़ों को मोटिवेट होकर के परफॉर्म करेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, तो एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज सच दैट दे आर able to improve their career prospect. This can be done through ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये किसके थ्रू होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं? उनके कैरियर की अपॉर्चुनिटी के लिए काम होता है, उनको ज़्यादा कैरियर में ग्रोथ मिल सकता है। तो एक तरीके से नॉन फाइनेंशियली हो गया, इसमें कोई मनी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उनके कैरियर एडवांसमेंट की बात की जा रही है। जॉब सिक्योरिटी, भाई उनको अगर ये पता रहे कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा इतनी फ्रीक्वेंटली, तो वो क्या करेगा? मन से काम करेगा। और किसी को पता है कि हम काम नहीं करने वाले हैं, अगले महीने निकलने वाले हैं, या फिर कभी फायर कर दिए जाएंगे, तो क्या होगा? उसके मन में क्या होगा? एक डिससेटिस्फेक्शन आएगा। और जब डिससेटिस्फेक्शन आएगा तो क्या करेगा? काम करने से बचेगा। उसके मन में क्योंकि डर आ गया ना, फियर में थोड़ी ही काम कर पाएगा। तो फियर में जब काम नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेगा? जॉब सिक्योरिटी ना होने की वजह से वो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो अच्छे से काम नहीं परफॉर्म करेगा। तो उसको क्या मिलना चाहिए? जॉब की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से काम को परफॉर्म करे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट्स, किस में इन्वॉल्वमेंट? एम्प्लॉय मस्ट बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। तो उसको डिसीजन मेकिंग में क्या मिलना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए, उसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए कि अगर कोई डिसीजन लिया रहा है उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो ये उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्पेशली इन द इशू परटेनिंग देम। तो ऐसे इशूज़ में जो उनसे रिलेटेड, मान लेते हैं कि कोई ऐसा इशू जो उनसे रिलेटेड नहीं है, उसके बाद तो ठीक है, वो
उनसे मत करो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो उनसे रिलेटेड है, जो उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, तो उनसे कम से कम बातचीत करके, उनसे डील करके चीज़ों को करना है। ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में बोला प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज हैव एन अर्ज और वांट्स रिकॉग्निशन फॉर द वर्क डन। तो क्या होता है, हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो जब कोई काम परफॉर्म करे तो उसको लोग क्या करें, उसको मोटिवेट करें, उसके बारे में अच्छा बोलें, उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोलें, या फिर अच्छा उसको ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छी पोस्ट पे भेजा जाए। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। क्या ऑलमोस्ट एम्प्लॉय हैव अर्जेस और वांट्स, वो चाहता है क्या, रिकॉग्निशन, पहचान फॉर द वर्क डन, कि भाई अगर मान जैसे कोई कंपनी में एक प्रॉब्लम आई और किसी परफॉर्मेंस उसने किसी एम्प्लॉय ने सॉल्व किया है, तो लोगों के सामने बताना चाहिए हम लोगों को क्या, कि भाई इस पर्सन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बोलता है। ठीक, तो हमने यहाँ तक चीज़ें कवर कर ली हैं, यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। हम लोग कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका हाफ पार्ट बचा है वो चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।